एक प्रोफाइल मैच हुई मुझसे, वो यूके की रहने वाली थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है क्या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करते हैं। एक ऐप है जिस पे मैं और मेरे फादर दोनों इन्वेस्ट करते हैं। ऐप था bygitcoin.org। 10-20 हज़ार रुपये के मैंने USDT ख़रीदे। उसको मैंने फिर अपने जिस ऐप से ख़रीदा था उस ऐप से दूसरी जो फ्रॉड वाली ऐप थी उस पर वो USDT ट्रांसफ़र किया। 24 घंटे के अंदर ही जो मैंने विड्रॉ किया था वो पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। अब जब पैसा अकाउंट में आ गया तो मेरा एक ट्रस्ट बन गया। इमोशनल ट्रस्ट बिल्डअप करके स्कैम शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। $40,000 आपके या 40 लाख रुपए 1,23,00,000 बन गए। यस एग्जैक्टली। और विद इन अ डे बन गए। विद इन 25 मिनट्स। विद इन 25 मिनट्स बन गए। ये लड़की और ये ऐप दोनों मिले हुए हैं। यूके शिफ्ट होने की चाहत में भी शायद आप कहीं उसी डायमेंशन में नहीं फंस गए स्कैम में। पता चल ही चुका था कि ये फ्रॉड है, तो फिर मैं पहुंचा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। 2024 में साइबर अपराधियों ने करीब 23,000 करोड़ रुपए का सफाया कर दिया। हर 10 में से 8 साइबर अपराधों में AI का इस्तेमाल होता है। पिछले 1 साल से हम इसी मंच से बार बार यही कहते आ रहे हैं, एक ही संदेश दे रहे हैं कि साइबर अपराध कोई कहानी नहीं है, कोई जुमला नहीं है। ये अब आपके घर, आपके पर्स और यहां तक कि आपकी कमाई के पैसों तक पहुंच गया है। हमारी मुहिम साफ है। हमारी मुहिम का मतलब है कि हम आपको साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूक करें, आपको सच्ची कहानियां बताएं और आपको ये बताएं कि आप कैसे खुद को साइबर अपराधियों से सुरक्षित रख सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जो खुद साइबर अपराध का शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर रिजवान अंसारी। अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। अंसारी साहब, कैसे और क्या हुआ था, आप कैसे साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस गए थे? तो एक प्रोफाइल मैच हुई मुझसे और फिर वो लड़की जिसका प्रोफाइल मैच हुआ था मुझसे, वो यूके की रहने वाली थी। तो ऐसे ही बातचीत होती रही थोड़े दिन तक, 2-3 महीने गुजर गए। उसके बाद हम लोग इंस्टा पे कनेक्ट हो गए। तो इंस्टाग्राम पे जब कनेक्ट हो गए तो भी ऐसे ही बातचीत चलती रही कि हाँ क्या कैसे करना है, क्या करना है, आप क्या करते हो, और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। वो कि शादी से पहले आप क्या डिस्कस करते हो। बातें डिस्कशन जी जी जी। तो वही अब डिस्कशन में था मैं। और फिर एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है क्या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा, मैं नॉर्मल SIPs वगैरह करता हूँ मंथली, और बस वही मेरा इन्वेस्टमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूँ। देन शी सेड कि देयर इज़ अ ऐप, एक ऐप है जिस पे मैं और मेरे फादर दोनों इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम उस ऐप पे प्रॉपर जाके ख़रीदते हैं और फिर उसको होल्ड करते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। उसको हम ख़रीदते हैं और एक हमारे पास चूँकि बैकडोर इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, तो हम एक विंडो में ख़रीदते हैं उसको और 20-25 मिनट में जैसे ही वो ऊपर जाता है वैसे ही हम उसको तुरंत सेल कर देते हैं। जी, एक तरीके से ट्रेडिंग के लिए जी आपका जी जी जी। इंटरेस्ट डेवलप करा। तो उन्होंने मुझे ये बताया, तो उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, हम पहले अपने पैसे USDT में कन्वर्ट करते हैं। USDT में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम अपने वो ऐप था, जो फ्रॉड वाला ऐप था, उसमें उन्होंने बोला कि हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं उस USDT को, और ट्रांसफ़र करने के बाद हम वेट करते हैं इन्फॉर्मेशन का। जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है हम तुरंत जाके वहाँ पे अपने अमाउंट को मैग्नीफाई कर देते हैं 10 टाइम्स 100 टाइम्स, और फिर हम जाके वहाँ पे बिटकॉइन परचेज़ कर लेते हैं। बिटकॉइन परचेज़ करने के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है कि ओके 11:20 पे ये विंडो क्लोज़ हो जाएगा, तो उससे पहले पहले आप अपना सेल आउट कर देना। तो हाँ, वो बैकडोर इन्फॉर्मेशन वो उनको मिल जाती थी अकॉर्डिंग टू हर, और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते थे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा है, क्या है, फ्रॉड तो नहीं होगा। मेरे मन में एक बार शक ज़रूर आया कि हाँ ये फ्रॉड तो नहीं है, पर उन्होंने कहा कि आप एक बार करके देखिए और फिर उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मुझे इतना पता नहीं था कि इतना बड़ा कोई रैकेट चल रहा है या इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है इसके पीछे। अब हुआ क्या कि उन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने खैर
इनिशियली आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, 10-20 हज़ार रुपये के मैंने USDT ख़रीदे। उसको मैंने फिर अपने जिस ऐप से ख़रीदा था उस ऐप से दूसरी जो फ्रॉड वाली ऐप थी उस पर वो USDT ट्रांसफ़र किया, और USDT ट्रांसफ़र करने के बाद आई वॉज जस्ट वेटिंग कि हाँ वो मुझे बैकडोर इन्फॉर्मेशन दें और फिर मैं वहाँ जाके वो बिटकॉइन परचेज़ करूँ और फिर सेल कर दूँ उसे 15-20 मिनट के विंडो में। तो मैंने ऐसा किया, तो पहले टाइम मुझे प्रॉफिट जो है जस्ट डबल हो गया मेरा। तो मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। देन मैंने उस जो लड़की थी जिससे मैं शादी.com पे मिला हुआ था, जिससे मैं बात कर रहा था, उनसे मैंने कहा कि ये तो यहाँ पे डबल दिखा रहा है, अब ये पैसा मैं विड्रॉ कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला उस जो ऐप है उस पर एक चैट सिस्टम है, वहाँ पे एक कस्टमर सर्विस का सिस्टम है, वहाँ पे आप चैट पे उनको बोलोगे कि मुझे इतना USDT विड्रॉ करना है, तो वो विड्रॉ करके आपके बैंक अकाउंट में, आप जो भी बैंक अकाउंट बोलोगे उनको उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने कहा ओके। तो मैंने फिर उस चैट पे मैंने उनको बोला कि हाँ मुझे ये USDT विड्रॉ करना है, और विड्रॉ करना है, और उस 24 घंटे के अंदर ही जो मैंने विड्रॉ किया था वो पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। ओके। अब जब पैसा अकाउंट में आ गया तो मेरा एक ट्रस्ट बन गया कि ये जो लड़की है इसका इस ऐप से कोई लेना देना नहीं है, लड़की डिफरेंट है और ये ऐप डिफरेंट है। आई मीन कोई कैसे इतना बड़ा रैकेट चलाएगा, एक सिंडिकेट टाइप का, कि आप ऐप भी बना रहे हो, आप पूरा मैनेज भी कर रहे हो उस पर सारा, मतलब आप अगर मैं उस पर मैंने कई बार टैली भी किया, एक नॉर्मल बिटकॉइन का जो रेट ऊपर नीचे होता है उसको मैंने उस ऐप से टैली किया, तो इट वाज एग्जैक्टली द सेम। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये ऐप जो है ये लेजिट है, ये फ्रॉड नहीं है। तो जब मेरा ट्रस्ट गेन हो गया उसके बाद मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया उस पर कि हाँ भाई पैसे आ रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं हुआ था उसमें, ये सारा जो फ्रॉड हुआ है ये 20 डेज़ के अंदर हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है कि आप ऐसे इन्वेस्ट करो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जा रही हूँ, और धीरे धीरे करके मैंने ऑलमोस्ट इसमें 10 लाख रुपए लगाए। अब 10 लाख का जब मैंने बैकडोर इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने देखा कि हाँ वहाँ पे प्रॉफिट 10 लाख का 30 लाख हो चुका है। तो आई वॉज लाइक, एक तरफ जब पैसा आ रहा होता है एंड यू नो कि हाँ दिस थिंग इज़ लेजिट, तो आप इन्वेस्ट करते हो आँख बंद करके। आप ये नहीं सोचते कि हाँ यार फ्रॉड भी हो सकता है या ऐसा कुछ भी हो सकता है, बिकॉज सारे डॉक्यूमेंट्स उस ऐप पे इट वाज ऑल लेजिट। मैंने ChatGPT पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए उसके और सारी चीज़ें देखी, इट वाज ऑल लेजिट एट दैट टाइम। तो मतलब मुझे ज़रा भी शक नहीं हुआ कि ये फ्रॉड हो सकता है। अंसारी साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा जी। जब हम मार्केट में जाते हैं सब्जी भी लेते हैं ना, तो हम कई बार उसको परखते हैं, ये तो शादी का रिश्ता था। जी जी। तो आपने लड़की के परिवार के बारे में, उसके बारे में जानने समझने की कोशिश करी थी? बिल्कुल। आप मिले थे उससे, मिले उसके परिवार वालों से मिले थे ये पैसा लगाने से पहले? अब जैसे कि वो, या ये सब ऑनलाइन ही चल रहा था और आपका ट्रस्ट डेवलप होता रहा? नहीं, मेरी कॉल्स पे बात होती थी, मेरी वीडियो कॉल्स होती थी। ऑब्वियसली वो UK में थी तो मिलना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था, और उनकी फैमिली अकॉर्डिंग टू हर वो सारे UK में थे, तो पॉसिबल मिलना तो था ही नहीं वहाँ पे। अब सारी चीज़ें कॉल पे थी या वीडियो कॉल्स पे थी, तो वो सारी चीज़ें थी। इनफैक्ट UK का नंबर भी है मेरे पास। पर आपने 10 लाख रुपए लगा दिए, आप बोल रहे हैं कि अमाउंट बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा हो गया था। जी जी। तो जब आदमी पैसे भी लगाता है तो एक ट्रस्ट होता है, एक आपको कहीं भी एक धोखे का या ऐसा लगा नहीं कि आपके साथ चीटिंग हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे आर वेरी प्रोफेशनल इन देयर वर्क। आपको ज़रा सा भी शक नहीं होगा कि ये हो सकता है, मतलब इमोशनली और बाकी सारी चीज़ें जो है होती हैं उसमें। मतलब अगर आप किसी से शादी करना चाह रहे हो या किसी रिलेशनशिप में हो तो आप वो ट्रस्ट बिल्ड करते हो पहले। जी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, मुझे वो ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था। सो बेसिकली इमोशनल ट्रस्ट बिल्डअप करके स्कैम शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। तो वो जब ट्रस्ट एक बार बिल्डअप हो गया, मुझे फैमिली फ़ोटोज़ दिखाई, फैमिली की सारी वीडियो कॉल्स भी मैंने देखी उसमें, तो एक बार वो ट्रस्ट हो जाता है। मतलब बात बात की इन्फॉर्मेशन की, आज यहाँ गए थे, आज ये किया, आज ऐसे हुआ, आज ये था, आज पापा के साथ यहाँ गए, वहाँ गए, तो वो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है ओवर द टाइम। ठीक है, तो वो जब बिल्डअप हो गया तो फिर शक का तो कोई वही नहीं था, स्कोप ही नहीं थी। हाँ,
उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गईं। अब इन्होंने मतलब मेरा उस वक्त 10-12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, प्रॉफिट आप उसमें 20 लाख मिला लें तो अराउंड 30 लाख था। सो आपने तकरीबन अपना 12 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया हाँ, था। उस वक्त तक मैंने 12 लाख किया था। फिर एक दिन इन्होंने बोला मुझसे, ये जिस लड़की से मैं बात कर रहा था, इन्होंने बोला कि एक बड़ा मार्केट क्रैश होने वाला है और उसमें आपको मैं बताऊं बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। इट हैपेंस ओनली वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 1-2 बार होता है ये। और आप अगर करना चाहो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब मुझे तो नहीं पता था कि हाँ ये लड़की और ये ऐप दोनों मिले हुए हैं, बिकॉज फॉर मी वो लड़की अलग थी, उसकी फैमिली अलग थी, एंड दैट ऐप वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि मैं उनसे पैसे विड्रॉ भी कर चुका था, तो मुझे पता था कि हाँ मुझे जब भी विड्रॉल करना आपने कितना विड्रॉ किया था इनिशियल टाइम पे, कितना लगाया था और कितना विड्रॉ करा था सो दैट आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया? देखिए, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का सोचा? शुरू में मैंने 2 लाख के आसपास लगाया था। उसमें मैंने एक छोटा अमाउंट विड्रॉ किया। तो वो अमाउंट जब मैंने विड्रॉ किया तो वो विड्रॉ हो गया, वो अकाउंट मेरे अकाउंट में वो पैसे आ गए। और एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा, वो जो पैसे आ रहे थे मेरे अकाउंट में, मैंने वो सोर्स भी चेक किया, वो सोर्स कोई इंडियन अकाउंट, अच्छा अकाउंट कोई, मतलब मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि हुआ क्या उसमें। हाँ। तो वो जिस अकाउंट से पैसे आए वो अकाउंट इंडियन था। तो आई वॉज वंडरिंग कि मुझे, मतलब मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि ऐप है आपका यूके यूएस का, ठीक है, सॉरी दुबई का ऐप था, वो दुबई बेस्ड कंपनी थी, वो दुबई का ऐप था। उसका डॉक्यूमेंट भी सारा मेरे पास मौजूद है, मैं आपको शो करूँगा। उसमें उन्होंने सारा अपना प्रोसीजर बताया कि हम कैसे क्या इन्वेस्ट करते हैं, कैसे प्रॉफिट जनरेट होता है, और हमारे पास क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, आई मीन क्या क्या हमारे पास रिकग्निशन। मतलब आपने अपनी तरफ से भी लगाने से पहले पैसे जांच पड़ताल करी थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पूरा पढ़ा उसको, बाकी मैंने उसको थोड़ा सा रिसर्च भी किया इंटरनेट पे। तो मुझे तो उस वक्त लेजिट, पूरा लेजिट लग रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने बोला कि बड़ी मार्केट आने वाली है और आप जो है बड़े अमाउंट को अगर कर लेंगे तो एक चीज़ होती है, एक ऑब्वियसली आप शादी करने जाते हो तो आप डिस्कस करते हो, फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें डिस्कस करते हो कि हाँ लाइफ थोड़ी सेटल हो जाएगी अगर इतना अमाउंट हमारे पास आ जाएगा और चीज़ें। बिकॉज मेरा इनिशियली प्लान, मतलब इस लड़की से मिलने से पहले भी मेरा प्लान था कि हाँ मुझे यूके शिफ्ट होना है इन कोर्स ऑफ टाइम। तो जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि यहाँ गोल्स अलाइन हो रहे हैं। मेरे भी इनके भी, ये भी यूके में ही है, मुझे यूके जाना है, तो ऑब्वियसली गोल्स अलाइन हो जाएंगे। कहीं आपको एक चीज़ ये नहीं लगती कि यूके शिफ्ट होने की चाहत में भी शायद आप कहीं उसी डायमेंशन में नहीं फंस गए स्कैम में? देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि 100% यही कॉज है। हाँ, मैं जान सकता हूँ कि हाँ 10-15% इंक्लाइन हुआ मैं उस तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मोटिव टू शिफ्ट टू यूके। तो वो 15-20% मैं मानता हूँ कि हाँ वो था, बट नॉट 100%। तो अब इन्होंने जब मुझसे बोला कि हाँ बड़ी मार्केट आने वाली है, तो फिर मैंने प्रिपेयर किया, मैंने पैसे इकट्ठा किए, ठीक है, सारा अपना इन्वेस्टमेंट जो भी इधर उधर था पैसे उठाए, मैंने कुछ बैंक से भी लिया। वो पैसे उठा के मैंने, इन्होंने बोला कि एटलीस्ट तो 40,000 USDT आपके अकाउंट में होना चाहिए। 40,000 USDT मीन्स 40 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए। यस, तब आप, हाँ तब आप उस मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अच्छा, उस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या तो मैंने कहा यार इतना तो नहीं है मेरे पास, तो समहाउ आई अरेंज्ड अराउंड 30 लाख USDT मैंने अपने अकाउंट में कर लिया। और उनके पास, उनको बताया मैंने कि यार मुझे 40 लाख नहीं हो पा रहे हैं, आप मतलब 30 लाख ही है मेरे पास, कैन आई स्टिल पार्टिसिपेट? देन शी सेड ओके डोंट वरी, यू नो व्हाट आई विल डू, मैं आपको 10,000 USDT मैं आपके अकाउंट में उधार दे दूंगी। अच्छा, हाँ, तो उस पर भी एक बंदे का ट्रस्ट बनता है कि इफ़ शी इज़ विलिंग टू गिव यू 10,000 USDT अराउंड 10 लाख रुपीज़, तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है और ट्रस्ट हो जाएगा आपको उस पर। अब मैंने जो मेरा वो फ्रॉड ऐप था buygetcoin.org, ओके, ये उसका एड्रेस था, वेब एड्रेस था, तो उसका ऐप भी है मेरे पास। अब वो ऐप चल नहीं रहा, मतलब अच्छा, आपको ब्लॉक कर दिया गया उस ऐप पे? हाँ, अब ऐप वो नहीं चल रहा। तो buygetcoin.org था, उस पर मैंने 30,000 USDT अपने डाले, उन्होंने फिर 10,000 USDT मुझे दिए, उस ऐप पे ऐड हो गए
तो मुझे दिख रहा था कि हाँ और आपको दिखा रहा था हाँ वहाँ पे $40,000 ऐप पे वहाँ पे दिखा रहा था कि इतना इतना आपने डिपॉजिट किया और 10,000 USD एक बार में आया वहाँ पे। ठीक है, 40,000 USDT हो गए एंड फिर मैं वेट करता रहा कि हाँ अब मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी, मैं पार्टिसिपेट करूँगा उस मार्केट में। तो इन्फॉर्मेशन आई, अराउंड 25 मिनट की मार्केट थी वो। मैंने USDT से अपने बिटकॉइन ख़रीदा और 25 मिनट बाद उसको बेच दिया। अब वो 40 लाख जो थे वो करीब बन गए 1,23,00,000। मेरे जैसा बंदा जो कि एक MNC में काम कर रहा है, $40,000 आपके या 40 लाख रुपए 1,23,00,000 बन गए। यस एग्जैक्टली, और विद इन अ डे बन गए, विद इन 25 मिनट्स। विद इन 25 मिनट्स बन गए। यस, और आपको कहीं भी इस बीच नहीं लगा कि इतना बड़ा? बिकॉज मैं पहले से ही देख चुका था कि हाँ पैसे कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। USDT 10,000 USDT आपका 20,000 USDT, हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल। तो वो 40,000 USDT जो थे मेरे, अराउंड 1,23,000 USDT बन गए। आप रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 1,23,00,000 रुपए। अब मेरे जैसा बंदा जो कि एक MNC में काम कर रहा है, विच हैज़ आई मीन मेरे पास एक सर्टेन पैकेज है साल का, बिल्कुल, और मेरे पैकेज से कई गुना ज़्यादा वो अगर मुझे प्रॉफिट वहाँ पे दिख रहा है तो मेरा तो एक बार दिमागी काम करना बंद कर जाएगा वहाँ पे कि 1,23,00,000 रुपए बन चुके हैं इसमें। फिर आगे क्या हुआ? अब 1,23,00,000 बन गए उसमें। उसके बाद मैंने जिन लोगों से पैसे लिए हुए थे उनको भी पैसे वापस करने थे। ऑब्वियसली मेरे पैसे खुद के भी फंसे हुए थे, तो वो एक प्रेशर था मेरे ऊपर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये आ गए हैं 1,23,00,000, अब मैं धीरे धीरे विड्रॉ करूँगा। जो कि मेरे दिमाग में ये भी था कि हाँ मुझे कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। तो वो चीज़ें थी मेरे दिमाग में। अब मैंने कांटेक्ट किया कस्टमर सर्विस चैट को, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है हम विड्रॉ कर देंगे। तो 24 घंटे बीत गए, 48 आवर्स बीत गए। मैंने फिर कस्टमर सर्विस पे कांटेक्ट किया चैट पे, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है आपके अकाउंट में। ओके। और इस वजह से आपको वेरिफिकेशन अमाउंट सबमिट करना होगा, और उस वेरिफिकेशन अमाउंट के सबमिट करने के बाद जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो हम आपका विड्रॉल प्रोसेस कर देंगे। वेरिफिकेशन अमाउंट कितना मांग रहे थे वो इसके बाद? अब इसके बाद उन्होंने मुझसे मांगा वेरिफिकेशन अमाउंट 10,000 USDT, अराउंड तो मतलब 10 लाख आपने रुपए। 10 लाख रुपए और डाले उस पे? हाँ, अब मुझे इतने पैसे मेरे फंसे हुए थे ऑलरेडी, तो मुझे तो फिर कुछ समझ भी नहीं आया कि अब कैसे करना है। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार ये ऐप लेजिट है, पैसे इसने मुझे ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। तो मुझे उस वक्त तक कोई फ्रॉड का अंदाज़ा नहीं हुआ कि हाँ फ्रॉड हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला 10,000 USD, वो भी मैंने किसी तरह खींचतान के इधर उधर करके मैनेज करके मैंने 10,000 USD सबमिट करा दिया वहाँ पर। वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन पास भी हो गया, ठीक है। अब जब वेरिफिकेशन पास हो गया, उन्होंने बोला कि आपका वेरिफिकेशन पास हो गया। मैंने कहा ठीक है, अब विड्रॉल कर दो आप। तो अब जब विड्रॉल का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। मैंने कहा कैपिटल गेन टैक्स, फिर दैट वाज द पॉइंट कि जब मेरा दिमाग थोड़ा सा हिला उस चीज़ से कि कैपिटल गेन टैक्स तो आप गवर्नमेंट को देते हो, आप ना कि उस ऐप को दोगे कैपिटल गेन टैक्स। तो फिर मैंने कहा यार ये कैपिटल गेन टैक्स तो आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट को देते हो। उस वक्त मेरा दिमाग जो है ये हुआ मेरे दिमाग में कि फ्रॉड हो चुका है। अब फ्रॉड हो चुका है तो अब क्या कर सकते थे उसमें। मैंने उस लड़की से बोला, वो भी कहती रही कि नहीं। अच्छा, अभी भी आप उनसे कन्वर्सेशन में हैं? कॉन्वर्सेशन चल रहा था, ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम कैपिटल गेन टैक्स पे कर दो और मिल जाएगा तुम्हारा अमाउंट, मैं भी पे करती हूँ कैपिटल गेन टैक्स। तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने कैपिटल गेन टैक्स पे किया हुआ है तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होगा, कुछ रिटर्न में कुछ तो होगा आपके पास, एक बार आप शेयर करो मुझे, मैं भी देखूँ कि हाँ कैसे जा रहा है कैपिटल गेन टैक्स। बिकॉज आई ऑल्सो वर्क इन MNC, तो मैं भी थोड़ा बहुत तो मुझे पता ही है कि हाँ कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे CA के पास है और मुझे पता नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, अब मुझे दो एंड देन आई ट्राई टू पे द CGT ऑन दैट टाइम, ठीक है। वो नहीं दे पाई, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद धीरे धीरे करते करते अब
फिर मुझे पता चल ही चुका था कि ये फ्रॉड है, तो फिर मैं पहुंचा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। चूँकि मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा साइबर क्राइम जो थाना लगता है वो लगता है बदरपुर। ओके। अब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं वहाँ पे पुलिस वालों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ दिस इज़ हाउ इट हैपेंड, और वो उनको कोई आइडिया नहीं है, उनको यूएसडीटी का कोई आइडिया नहीं है। सपोज दैट आप एक कैपिटल में हैं, आप इंडिया की कैपिटल में हैं, आप एक साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और वहाँ के ऑफिसर्स को यूएसडीटी नहीं पता है, बिटकॉइन नहीं पता उन्हें। बिटकॉइन का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा उन्होंने, बट उनको ये नहीं पता कि वहाँ पे ट्रेड कैसे करते हैं। तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में आया कि मेरे पैसे अब कम्प्लीटली डूब चुके हैं, ये पैसे कहीं से भी रिकवर नहीं हो सकते। तो अब ये सोचिए, उन्होंने अब उनके जो आपका साइबर क्राइम का पोर्टल है, मैं बताऊं आपको, वहाँ पे उस साइबर क्राइम पोर्टल पे भी यूएसडीटी फ्रॉड का कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में भी। आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को और बाकी जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आपके पोर्टल पे यूएसडीटी फ्रॉड का कोई भी ऑप्शन नहीं है आज की डेट में भी। फिर उन्होंने बोला कि ऑनलाइन कर दीजिए। मैंने कहा नहीं ऑप्शन मिल रहा मुझे ऑनलाइन उसको देने का, ऑप्शन सिलेक्ट करने का है ही नहीं। ओके। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा है आप रिटर्न में दे दीजिए हमें, हम रिटर्न में कंप्लेंट ले लेते हैं। तो मैंने 3 पेज का उनको सारा इंसिडेंट नोट करके 3 पेज का, और बाकी मैंने जो भी कैलकुलेशंस थी मेरी सारा मैंने उन्हें दे दिया। अब उसके बाद जब ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें दे दी, उसके बाद फिर मैं वेट करता रहा कि हाँ कुछ होगा। मैं कंटिन्यू उनके टच में रहा, बात करता रहा कि सर क्या हुआ, कुछ बात आगे बढ़ी, कहीं से कुछ ट्रेस मिला आपको, कुछ हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने जो रिटन कंप्लेंट दी थी, 3 महीने तक उन्होंने उस पर कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं की। मतलब 3 महीने तक आप पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे, आपकी एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई? बिल्कुल। और 3 महीने तक मैं चक्कर काटता रहा और कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। और उसके बाद आपके ही कोई मीडिया के मित्र थे, उनसे मैंने बात करी, फिर उन्होंने किसी से सोर्स लगवा के वो एफआईआर रजिस्टर करवाई। ओके। तो आप सोचिए कि क्या कंडीशन है इस देश में साइबर क्राइम की, और हम कैसे उसे कैसे उसे एड्रेस कर रहे हैं सिचुएशन को। और अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं सिवाय उस ऐप पे निगोशिएशन करने के। तो मैं उस ऐप पे निगोशिएशन किस तरह से कर रहा था, उस ऐप पे मैं जाता था, चैट सिस्टम से बात करता था, जो कस्टमर सर्विस वाले होते थे उनसे मैं बोलता था अच्छा मैं आई एम रेडी टू पे यू दी 5000 USDT दी CGT, तो आप मुझे बताओ कैसे पे करना है। तो वो मुझे बैंक अकाउंट डिटेल्स दे कहते थे इधर आप बैंक में जाके ट्रांसफ़र कर दो, या आप CGT USDT आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो दोनों ही तरीक़ों से आपका हम CGT ले लेंगे। अब वो जो बैंक अकाउंट डिटेल्स वो मुझे देते थे वो इंडियन बैंक डिटेल्स होती थी। सो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एक यूके बेस्ड ऐप पे, और आपका जो भी बैंक अकाउंट उससे डील कर रहा है वो इंडियन बैंक अकाउंट। एग्जैक्टली। अब मैं सोच और समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना बड़ा सिंडिकेट है ये, इतना बड़ा सोचिए रैकेट चल रहा है कि जितनी बार भी मैं वहाँ पे उस चैट सिस्टम से बोलता था क्या मैं आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना चाह रहा हूँ, उतनी बार वो मुझे नए बैंक डिटेल्स देते थे। कोई पंजाब नेशनल बैंक है, कोई SBI बैंक है, कोई यूको बैंक है। एंड आप खुद सोचिए कि अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो ये आपका बैंक जो है वो आपका कस्टमर वेरिफिकेशन कैसे कर रहा है और बाकी सारी हर बार एक नया बैंक अकाउंट मिलता है आपको मनी डिपॉजिट करने। मेरे पास डिटेल्स है, मैं आपको वो डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ। बैंक डिटेल्स है मेरे पास जो कि मैंने क्राइम ब्रांच जो साइबर टीम है उनको भी शेयर किया मैंने। उसके बावजूद वो उसे ट्रेस नहीं कर पाया आज की डेट में भी। आज समझ लीजिए 1 साल के ऊपर हो चुका है इस इंसिडेंट को। तो अभी तक मतलब कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई आपकी एफआईआर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मुझे वो इंसिडेंट भी नहीं दे पाए। इनफैक्ट जब मेरे पास नंबर था, मैं उनको कॉल करता था, जो SI मेरे केस पे असाइन थे, उनको कॉल करता था तो कई बार वो मेरे फ़ोन नहीं उठाते थे। कई बार मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो वो छुट्टी पे हैं, कई बार वो कोई एग्जैक्ट रिस्पॉन्स नहीं होता उनके पास। तो आप सोचिए कि इस तरह से जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, हमारा मेहनत का पैसा
तो कहीं Hard ना and कहीं mind. आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के रवैये से भी थोड़ा सा निराश थे। सर पूरा का पूरा सिस्टम ही समझ लीजिए एक तरह से फेलियर है। कोई ऐसा सिस्टम आपके पास नहीं है इंडिया में साइबर क्राइम को लेके। बिटकॉइन और टेदर और यूएसडीटी, आप प्रोग्रेसिव कंट्री हो, ठीक है, आप जाहिर सी बात है लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। आज की डेट में नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। दो ये चीज़ें नहीं है अभी इंडिया में, बट यू हैव टू बी फ्यूचर रेडी। आपको फ्यूचर के लिए रेडी होना पड़ेगा। और मेरा पैसा तो आप समझ लीजिए कि अराउंड 42 लाख रुपीज़ मेरे डूबे इसमें। 42 लाख रुपए विदाउट प्रॉफिट। 42 लाख रुपए मेरे इस चीज़ में डूब चुके हैं, माई हार्ड अर्न मनी। और इसके बावजूद मैं जब भी कांटेक्ट करता हूँ साइबर क्राइम टीम को, सबसे पहली चीज़ तो आई डोंट नो बट इक्विप मतलब पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है वो लोग। मैं उनसे अगर कुछ बोल रहा हूँ कि हाँ सर ये है मेरे पास, ये इस एड्रेस पे ये वॉलेट एड्रेस है, इसको ट्रैक करो, कहाँ का वॉलेट एड्रेस है। अगर आप मतलब एक कंट्री में आप कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो एटलीस्ट वो गवर्नमेंट को तो पता होगा ना, गवर्नमेंट कोई गवर्निंग बॉडी तो होगी ना जो उसको रेगुलेट कर रही होगी। बट उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और समझ लीजिए मेरे पास इस वक्त ज़ीरो रिस्पॉन्स है उनके एंड से, जिससे मुझे कोई अश्योरेंस मिले कि हाँ मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। आप जिस ऐप पे आप ट्रेडिंग करते थे, वो क्या ऐप अभी भी आप कंटिन्यू एबल टू यूज़ कर रहे हैं? दूसरी चीज़, क्या आप उस लड़की से जिससे आपकी शादी होने वाली थी, क्या उससे आप रिलेशन में अभी भी हैं या खत्म है स्कैम नहीं के बाद? वो स्कैम था, ऑब्वियसली स्कैम था। तो वो जब मैंने उनसे बोला कि हाँ दिस इज़ अ फ्रॉड, तो उसी दिन से वो मैं मतलब मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अच्छा, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया? या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सारे अकाउंट से मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो आप सोचो कि यहाँ इस तरह से इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, पूरे इंडिया में बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं उस ऐप के थ्रू, उस ऐप को प्रॉफिट देने के लिए, और हमारा गवर्नमेंट उसको ट्रैक भी नहीं कर पा रहा। एक और चीज़ समझना चाहूँगा, आपकी कहानी वाकई में मतलब दर्द भरी हुई। आपने अपना हार्ड एंड मनी लॉस कर दिया। मैं समझना चाहूँगा जो लोग आपकी कहानी को सुन रहे हैं वो अब इस टाइप के फ्रॉड में ना फंसे, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला मेरा सजेशन है कि आप उस ऐप का हिस्ट्री देखो कि उस ऐप को कितना टाइम हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको चैट जीपीटी पे मिल जाएंगी। आप अगर ऐप पे मतलब कोई ऐप है जिस पे आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो उस ऐप की इन्फॉर्मेशन आप चैट जीपीटी पर ढूंढ सकते हो, और चैट जीपीटी पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कब ये ऐप बनाया गया, कब से है, इसका ऑथेंटिकेशन लेवल क्या है, मतलब कितना ऑथेंटिक है ये। वो सारी चीज़ें आप चेक कर लो। उसके बाद आप रिव्यूज़ भी देख लो उसके। और दूसरी चीज़ ये भी चेक कर लो, अगर आप को ऐप्स की इन्फॉर्मेशन है तो आप एक बार चेक कर लो कि कोई एपीके ऐप है या कैसा कोई ऐसा वेब एड्रेस है जो कि अभी नया बनाया गया है, जो कि ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें चेक करी थी और मेरे पास वो सारे ये डॉक्यूमेंट। सारी गलतियां आपके एंड से हुई थी, और ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए Exactly. किसी भी आदमी को अपना हार्ड एंड मनी कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले। जी बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक्स अंसारी जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए Thank you so और much. हमसे ये कहानी शेयर करने के लिए, ताकि और लोग भी आपकी कहानी को देखकर जागरूक हो सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।